सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। संत कबीरदास जी ने भी गुरु की महिमा को वर्णित करते हुए कहा कि सारी धरती को यदि कागज कर दूं, जंगल की सारी लकड़ी को यदि काटकर मैं कलम बना दूं, सातों समुद्र के पानी को यदि स्याही कर दूं, तब भी गुरु के गुण, गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती। ऐसे न जाने कितने दोहे, कितने कोट्स, कितनी परिभाषाएं, कितनी विचारधाराएं हमारे बीच हैं, जो महान संत विद्वानों के द्वारा दी, जिन्होंने गुरु की महिमा पर बात की, गुरु के पद पर बात की। और इसी श्रृंखला में जब वे कहते हैं कि गुरु और गोविंद भी दोनों एक साथ खड़े हों, तो पहले गुरु के चरण लगना चाहिए, जो गोविंद तक जाने का रास्ता दिखाता है। ऐसे भारतवर्ष में जहां भगवान के समक्ष यदि गुरु खड़ा हो, तो गुरु के चरणों में नमन करने को कहा गया। दुर्भाग्य है कि आज ऐसे भारत में ही गुरु की तुलना कोड़ी से की जा रही है, और वो भी कोई जनमानस के माध्यम से नहीं। कोई साधारण जनमानस यह कहता तो शायद उसकी मानसिक अपंगता के आधार पर हम उसे नजरअंदाज कर सकते थे। लेकिन जब इस तरह की बातें किसी भी देश के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित मीडिया के माध्यम से निकलती है, तो दुख होना लाजमी है। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत सारी चीजें जो पिछले 3-4 दिनों से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत ज्यादा उन चीजों पर मैं बात नहीं करूंगी कि किस तरह से कुछ मीडिया चैनल्स क्या परोसते हैं। कुछ, मैडम ध्यान देना, ये कुछ शब्द पर मैं आऊंगी, आपको समझाऊंगी कि यदि इस एक शब्द पर आपने गौर कर ली होती, तो मेरे ख्याल से इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती। क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो यह कुछ विशेषण शब्द है जो बहुत महत्व रखता है, और इसका क्या महत्व होता है या किस तरह से आप इस कंट्रोवर्सी से बच सकती थी, आऊंगी मैं उस पर। लेकिन उससे पहले एक जनरल चर्चा, उन बातों का तो जिक्र मैं नहीं करूंगी जो पिछले 3-4 दिनों से हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ मीडिया चैनल्स क्या परोसने लगे हैं आजकल। उनके लिए समाज के मुद्दे किन मुद्दों में बदल गए हैं, क्या परोसा जाना चाहिए, किस तरह से परोसा जाना चाहिए, किस प्रकार की वाणी का प्रयोग होना चाहिए। डिबेट दरअसल क्या होती है, जो एक हेल्दी डिस्कशन हुआ करती थी, वो आज के समय में किस रूप में बदल गई है, ये सब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। भारत का प्रत्येक व्यक्ति इतनी समझ रखता है कि वो देख पा रहा है कि अब चल क्या रहा है, तो उन पर मैं बात नहीं करूंगी। लेकिन बात यहाँ करनी बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाती है कि जिस पूरी वीडियो से ये क्लिप कट करके और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, उस वीडियो को यदि ध्यान से देखा जाए तो उसकी और ऐसी 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है, जिस पर बात करना ज़रूरी है। और मुझे लगता है मैडम, इसका जो सॉल्यूशन था वो आप ही की कही हुई बात में था, बस उसका स्वरूप बदलना था। कैसे, मैं समझाती हूँ। उस वीडियो को यदि पूरा ध्यान से कोई देखे, पूरी वीडियो जो जहां से ये क्लिप कट करके वायरल हो रही है या कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, उस वीडियो को पूरा देखें। उसने एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जुड़ते हैं, 3 से 4 जो अनुभवी विद्वान महानुभाव जुड़ते हैं, कुछ छात्र छात्राएं, कुछ बच्चे वहाँ लाइव बैठे हैं, और कुछ बच्चे जूम मीटिंग के माध्यम से भी जोड़े गए। तो इस प्रकार से वो जो पूरा डिस्कशन चल रहा था नीट मामले को लेकर के, री नीट को लेकर के, उसको जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जहाँ पे यूट्यूब टीचर्स को एक स्टारडम टाइप का कहते हुए और उनकी प्रशंसा नहीं बल्कि आलोचना करते हुए कोड़ी के भाव का बता दिया गया। तो यदि ध्यान दें मैडम, आप ही ने इस वाक्य को बोलने के पश्चात एक वाक्य बोला, जहां आपने कहा कि हाँ, मैं देख करके बोलूंगी क्योंकि मैंने भी होमवर्क किया है। नहीं, मैंने ही होमवर्क किया। मुझे दरअसल निपात संज्ञा ये प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि आप तो अपना होमवर्क स्वयं करती नहीं है, आपके लिए तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है। हम क्या है, हम जो टीचर्स हैं, हम अपना होमवर्क खुद करते हैं। हमें कितने भी वर्ष हो जाएं किसी भी विषय को पढ़ाते हुए, किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हुए, हम फिर भी क्लास में जाने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी बात करने से पहले अपना होमवर्क रिपीट करते हैं। ध्यान रखिएगा, हम अपना होमवर्क खुद करते हैं।
आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है, आप बड़े लोग हैं। खैर, मैडम ने कहा कि कोचिंग की वजह से स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती। बच्चों से कह दिया जाता है कि तुम कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, तभी एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो मैडम, इस वाक्य को थोड़ा बदलिए। आपने कहा कोचिंग की वजह से स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती, जबकि परिस्थिति इसके ठीक विपरीत है। आपने वो सुना होगा ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, या नहीं? और अगर नहीं सुना तो अपनी उसी पूरी वीडियो को फिर से रिपीट मोड में डालिएगा। आप ही के कार्यक्रम में एक मैडम आई थी और आपके साथ, विद्वान मैडम, उन्होंने बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला था डिमांड एंड सप्लाई, बहुत क्लियर वर्ड्स में। तो अर्थशास्त्र के इस सिद्धांत को समझिएगा, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति, या यूं कहूं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो मैडम, पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होनी बंद हुई तो कोचिंग संस्थान खुले, न कि कोचिंग की वजह से पढ़ाई बंद हुई। यदि स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ठीक तरीके से हो रही होती, यदि वहां पर बच्चे अपनी सभी जिज्ञासाओं को शांत कर पाते, उनका जो मानसिक विकास है वो उतना सक्षम रूप से हो पाता कि वो अपने किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो शायद इन कोचिंग सेंटर्स की शुरुआत ही ना हुई होती। सोचिए आप इस चीज को कि पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आई या पहले कोचिंग सेंटर्स आए। आप कह रही हैं कोचिंग की वजह से यहां पढ़ाई बंद हुई, जबकि यहां पढ़ाई बंद हुई इसीलिए कोचिंग सेंटर्स खुले। इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसी पर एक स्टेटमेंट की और बात कर लेते हैं, जो आप ही के वीडियो में आपने जिन महानुभाव को बुलाया था, जो ऑनलाइन आपके साथ जुड़े थे, महानुभाव साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, वो फिल्ट्रेशन के लिए होने चाहिए थे, जबकि वो एक तरह से यूं कह लो कि सिलेक्शन का एक प्रोसेस बन गया है। ठीक बात है, बहुत सही कहा उन्होंने। और फिर वे कहते हैं कि पेपर डिफिकल्ट होता है, इसीलिए बच्चे कोचिंग पे जाते हैं। तो साहब, मुझे एक बात बताइए कि पेपर डिफिकल्ट होते हैं या पेपर से संबंधित जो पाठ्यक्रम है, जो स्कूल्स, कॉलेज की किताबों का हिस्सा होता है, वहां पर पढ़ाई दुरुस्त नहीं है? क्या इसमें उचित है? इसका जवाब आप मुझे दे दीजिए। और मुझे ये बताइएगा कि यदि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ठीक तरीके से हो, कि स्कूल के बाद यदि बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन करने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़े, तो वहां का जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम का, वो वही होता है लगभग जो पहले की कक्षाओं में वो पढ़ चुका है। क्योंकि हम शिक्षकों को पढ़ाते हैं, जो भावी शिक्षक हैं उन्हें पढ़ाते हैं, हम जानते हैं कि पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है सबसे पहले बच्चों को। तो जब पूर्व ज्ञान की बात होती है, पूर्व ज्ञान के आधार पर सारी आपकी कमेटियां, जो भी आधिकारिक गण हैं, वो पाठ्यक्रम को तय करते हैं। यदि आप इस बात से इनकार करें तब भी बताइएगा। लेकिन यदि यह सही है, आप पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं, तो फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम में उस पहले पढ़े गए पाठ या प्राप्त की गई शिक्षा से इतर यदि कोई सिलेबस आ रहा है, तो गलती किसकी? और अगर उसी में से आ रहा है, उसके बाद आप कहते हैं कि पेपर डिफिकल्ट है। पेपर डिफिकल्ट मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि वो पढ़ाई ठीक से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हुई ही नहीं है, इसलिए बच्चों को पेपर डिफिकल्ट लगता है और इसलिए उन्हें कोचिंग सेंटर्स पे जाना पड़ता है। कहां की बात कर रहे हैं आप? आप जिस बात को उठा रहे हैं उस बात पे स्वयं गौर करिएगा। और मैडम, आप भी इस पे ध्यान दें कि आप सर की बात में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आप तो वैसे भी क्या ध्यान देंगे, जब आप लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ती हैं उसमें भी आप अपनी समझ नहीं लगाती। अब समझ से एक बात और याद आई मुझे। आपने अपनी वीडियो में एक स्टेटमेंट दिया, जो स्टेटमेंट बहुत खूबसूरत था। उसके लिए अब आपकी तारीफ करूं या आपके लिए जिसने स्क्रिप्ट लिखी उसकी तारीफ करूं? आप जिस किसी को श्रेय दे दीजिएगा, स्वयं ले लीजिएगा। लेकिन आपने जो कहा उस पे आती हो। आपने कहा था कि ये जो उस पे आप बात कर रही थी कि एनसीईआरटी में बच्चे इस प्रकार से उत्तर लिख करके आते हैं कि एक शब्द भी इधर से उधर हो जाए तो उनके नंबर कट, इस तरह से कुछ डिस्कशन चल रही है। और आपने एक बात कही, शिक्षा क्या है? शिक्षा थोड़ा ना कंठस्थ करके उगलने की चीज है, वो तो समझकर लिखने की चीज है, समझने की चीज है। बहुत सुंदर बात कही मैम आपने। तो काश आपने इस पे अमल कर लिया होता। काश आपने आपके लिए जो स्क्रिप्ट यदि किसी और ने लिखी थी तो उस पर ध्यान दे लिया होता। जब हम छोटे से बच्चे को ये सिखाते हैं कि बच्चों, नकल में अकल की जरूरत होती है, तो अब आपको तो मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि आप तकरीबन मुझसे 10 साल बड़ी हैं। शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए। खैर, आपकी समझ है, समझदार आप हैं, निश्चित रूप से आप समझदार हैं। क्योंकि जब अनुभव इतना हो जाता है, जब हमें ये समझ में आता है कि यदि मैंने ये नहीं बोला, यदि मैंने ये काम नहीं किया, तो
मुझे ये हानि होगी, ये लोग मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे, जहां से आज मुझे इतनी रेपुटेशन मिली है, इतना अच्छा पद मिला है, इतना आर्थिक रूप से मैं सक्षम हूँ, तो ये सब मुझसे छिन जाएगा। इसलिए आप वो बोलती हैं, आप समझदार तो हैं, क्योंकि ना समझ ये इतनी बातें भी नहीं सोच पाता, ठीक है ना। है, फिर एक बात हुई उसी वीडियो में जहाँ पे महानुभाव कहते हैं टीचर ट्रेनिंग को लेकर के कि टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं हुई होगी अच्छे से, या इवेल्युएटर जो थे उनकी समझ का फर्क रहा होगा, तो शायद ये कॉपीज जो है इस तरह से चेक हुई, या पीडीएफ ठीक से अपलोड नहीं हो पाई, धुंधली थी, या जो कुछ भी एक मैटर रहा उस पर ये बात चलते हुए उन्होंने कहा टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं हो पाई होगी, या इवेल्युएटर्स की समझ में फर्क रहा होगा। तभी आपने भी एक बात कही थी कि शिक्षक की जिम्मेदारी होनी चाहिए, शिक्षक की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, शिक्षक बनना जिम्मेदारी का काम है। बातें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये सब डिबेट यहाँ इस प्रकार से आपस में करने की बजाय किससे प्रश्न करना बनता है कि शिक्षक की जिम्मेदारी कौन तय करेगा। यदि आपने किसी को ट्रेनिंग दी है, टीचर ट्रेनिंग यदि हुई है, तो उनका मूल्यांकन कौन करेगा। आज हम बीएड के बच्चों को जब पढ़ाते हैं, कैंडिडेट्स को टीचर बनना सिखाते हैं, तो हम कहते हैं अपनी प्रत्येक शिक्षण विधि का मूल्यांकन करना आवश्यक है। कोई भी शिक्षण विधि पे बात होती है तो हम उसके अंत में सोपान मूल्यांकन पर जरूर लेकर जाते हैं। कोई भी पाठ्य योजना बनती है तो हम मूल्यांकन की बात करते हैं। तो ऐसे में यदि टीचर ट्रेनिंग दी जा रही है, यदि इवेल्युएटर्स को उनका काम समझाया जा रहा है, तो वो कितना समझे या नहीं समझे, इसकी जिम्मेदारी किसकी। इसके लिए आपको प्रश्न किससे करना चाहिए, इसके लिए आप किससे पूछेंगे कि कैसे टीचर ट्रेनिंग हुई थी, किससे बात करेंगे कि इवेल्युएटर्स को कैसे समझाया गया था कि कैसे इवेल्युएट करनी है, कैसे पीडीएफ अपलोड करनी है, कैसे ये चेक करना है कि वो धुंधली है या नहीं। कौन जांच करेगा, कौन मूल्यांकन करेगा। इसके लिए आप जिम्मेदारी और भी तो तय करें ना। आप ये तो जिम्मेदारी तय कर रहे हैं कि शिक्षक बनना जिम्मेदारी का काम है, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना जरूरी है, शिक्षक जो है इवेल्युएटर बने उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी तय करके उनकी इवेल्युएशन कौन करेगा। जिनके माध्यम से भी उन्हें ट्रेनिंग दी गई, तो पहले इवेल्युएट वहां तो करें कि कितना वे सीख पाए, या केवल बातों से ही शिक्षक की जिम्मेदारी तय करेंगे और फिर आप शिक्षक की तुलना कोड़ियों से कर देंगे। बस इतना ही तो है। फिर आप वीडियो में गारंटी लेती हैं कि ये आधे से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स वाले मिले हुए होते हैं, इन्हें प्रश्न पहले से पता होते हैं, ये आपस में डिस्कस करते हैं और वही प्रश्न बच्चों को सॉल्व करवा देते हैं बहाने से कक्षाओं में, और फिर बच्चे कराते हैं और फिर ये पोस्टर छपवाते हैं कि इतने सिलेक्शन हो गए। मैडम एक बात समझिएगा आप, और वो ये कि जब एक शिक्षक 15 साल, 20 साल, 25 साल, कितने भी सालों से तैयारी करवा रहा है, जब वो किसी टॉपिक को बार बार पढ़ा रहा है और इतने सालों से प्रश्न पत्रों को देख रहा है, सॉल्यूशंस करवा रहा है, तो वो खुद समझ जाता है कि कहां से प्रश्न आ सकता है, कितने प्रश्न आ सकते हैं, कैसे बन सकता है क्वेश्चन पेपर। यहाँ आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाए ना, तो बहुत एक बेसिक सा लॉजिक है बच्चों के पास। टीचर्स की तो आप छोड़ ही दीजिए, बच्चों के पास भी बेसिक सा लॉजिक है यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए कि पिछले 5 सालों के पेपर्स पढ़ लीजिए, उसमें से आ जाएगा। तो क्या वो भी पेपर लीक करते हैं? क्या उनके पास भी पेपर है? क्या वो भी पहले से सारा प्रश्न पत्र जानते हैं? मैडम बेसिक समझिए, बेसिक्स पे काम करेंगी, बेसिक्स को समझेंगी, तभी आप इसको और अच्छे से कर पाएंगी अपने काम को भी। हाँ, अपने काम से मुझे याद आया, यूं तो आप पत्रकार हैं, बड़ी पत्रकार हैं, लेकिन अभी इन्हीं दिनों में मेरे सामने एक और चीज आई जिसमें मुझे ये पता लगा कि एक आधिकारिक प्रतिष्ठित मीडिया इंस्टीट्यूट जो मास कम्युनिकेशन या ये जो जर्नलिज्म के कोर्स है ये करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया इंस्टीट्यूट ये कोर्स नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा। वहां उनका फीस का कॉलम भी दिखाई दिया जहां लाखों में फीस थी, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपने तो कह दिया कि ये लोग इतना स्टारडम लेकर के और इतने फॉलोअर्स लेकर के फिर अपना कोर्स बेचने लग जाते हैं। आप देखिएगा कभी कितना कोर्स बेचते हैं, कोई 100, 200, 500, 1000, और अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितनी मेहनत, जितना स्टाफ रखा जाना है उस आधार पर सब तय होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके उस मीडिया इंस्टीट्यूट द्वारा भी जो फीस ली जा रही है लाखों में, मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं, जो शिक्षक द्वारा ली जा रही है आपको भी उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जिस कारण से मैं इस पर बात करना चाह रही हूँ वो ये कि उस आधिकारिक प्रतिष्ठित मीडिया इंस्टीट्यूट के उन कोर्सेज में जो, क्या कहूँ मैं, एज ए स्पीकर, एज ए लेक्चरर, एज ए टीचर आप भी अपनी भूमिका अदा करती हैं। मीन्स की आप भी टीचर हैं, और बात मास कम्युनिकेशन की है, बात जर्नलिज्म की है, तो ये तो संभव ही नहीं कि वो सारी ऑफलाइन होगी।
ऑनलाइन भी होगी। आप, क्योंकि आज का ट्रेंड है, आप खुद ऑनलाइन उतरी हैं। आप भले ही पर्सनल ना हो, चैनल के माध्यम से हो, चैनल के माध्यम से आपकी रेपुटेशन हो, पर है तो सही। ठीक ऐसे ही जिन बच्चों को आप आगे पढ़ाती होंगी, सबसे पहली बात तो कि आप भी ऐसे टीचर हैं। अब मेरी क्यूरियोसिटी तो ये जानने में है कि आप टीचर कैसी हैं, जर्नलिस्ट आप कैसी हैं। इसके लिए मुझे कुछ नहीं जानना, क्योंकि मैं नहीं, अभी तो पूरा देश जानता है कि आप कैसी जर्नलिस्ट हैं, किस तरह से आप बोलती हैं, किस प्रकार से मुद्दे रखती हैं, किस प्रकार से संयमित वाणी का प्रयोग करती हैं, ये हम सब ने देखा है। वो जानने में मेरी दिलचस्पी नहीं, मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि आप शिक्षिका कैसी हैं, आप टीचर कैसी हैं। तो शायद हम भी तय कर पाए कि आपकी तुलना कोडी से करनी है या, खैर जाने दीजिए। लेकिन आपको एक फ्री की सलाह देती हूँ, आप कैसी शिक्षिका हैं हालांकि मैंने देखा नहीं है, मेरी दिलचस्पी है, और मेरी दिलचस्पी सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हर उस अभ्यर्थी के लिए होती है जिसका मुझे पता लगता है कि वो शिक्षक है। क्योंकि मैं पिछले तकरीबन 15 साल से बीएड कॉलेजेस से जुड़ी हूँ, वहां पर लेक्चरर रही हूँ, ट्रेनिंग सेशंस लिए हैं, टीचिंग मेथड्स पढ़ाए हैं, लेसन प्लान्स पढ़ाए हैं। तो एक शिक्षक किस प्रकार बनाया जाता है, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, किस प्रकार उसे क्लास लेनी चाहिए, ये देखना, ये समझना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कोई भी अभ्यर्थी जब एज ए टीचर मेरे सामने खड़ा होता है तो वो एक ऑटोमेटिक कह लें कि मेरे अंदर चलना शुरू हो जाता है। तो बस उसी कारण से कह सकते हैं कि मेरी दिलचस्पी है कि आपको भी ऐसे शिक्षिका देख पाऊं कभी। और आपको पता है, जब मुझे पता लगा कि आप वहां शिक्षिका के रूप में भी अपनी सेवाएं देती हैं, तो एक चिंता भी हुई। जानती हैं क्यों? क्योंकि जब आज हम बात कर रहे हैं पत्रकारिता की, आप जैसे कुछ पत्रकारों की, सबकी नहीं, कुछ पत्रकारों की, तो बहुत दुख हो रहा है। और सोचिए भविष्य में और पत्रकार ऐसे आए तो चिंता होना लाजमी है। मैं भविष्य वो देख पा रही हूं कि ऐसे कुछ अभ्यर्थी जो इस प्रकार की पत्रकारिता के माध्यम से शिक्षित होकर के जब हमारे बीच आएंगे, जब मीडिया के माध्यम से हम जनमानस को संबोधित करेंगे, हम जनमानस तक मुद्दे रखेंगे, हमसे बात करेंगे, तब की स्थिति क्या होगी, ये मेरी चिंता का विषय है। तो आपको एक सुझाव देना चाहूंगी। कैसी शिक्षिका हैं मैं नहीं जानती, लेकिन यदि बेहतर शिक्षिका बनना चाहती हैं तो मेरे YouTube चैनल पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर मिल जाएंगी कि एक शिक्षक किस प्रकार से होना चाहिए, किन गुणों को धारण करके वो बेहतर शिक्षक बन सकता है। और जब शिक्षक की योग्यताएं हम पढ़ाते हैं ना, तो उसमें व्यावसायिक योग्यताएं भी आती हैं, क्योंकि शिक्षक बन के व्यवसाय में भी तो उतरना है। जैसे हम हैं, जैसे आपने कह दिया हमें, तो हम व्यावसायिक योग्यताएं भी सिखाते हैं। हम बताते हैं कि व्यवसाय के प्रति उसकी निष्ठा क्या होनी चाहिए। यदि वो शिक्षक के व्यवसाय में उतरा है तो वो किस प्रकार से स्वयं को कर्तव्यनिष्ठ रखते हुए, निष्ठावान रहते हुए अपने कर्म के प्रति सजग रह सकता है, ये हम सिखाते हैं मैम। और आप सीखिए, आप सीखिए कि एक शिक्षक की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, विशेषकर तब जब वो अपने देश का, अपने पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व कर किसी अन्य देश के किसी अधिकारी के समक्ष बैठा है। नाम नहीं लूंगी मैं, आप समझ जाएंगी कि मैं किन की बात कर रही हूँ। बहुत समझदार हैं आप, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। फिर आपको ये भी बताना चाहूंगी कि एक शिक्षक की योग्यता में हम समाज के प्रति भी उसके दायित्व, उसकी जागरूकता बताते हैं, जो आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप देश का चौथा स्तंभ हैं। और ऐसे में समाज के प्रति आपके क्या दायित्व होने चाहिए, ये भी आपको सीखने की जरूरत है, शिक्षिका होने के नाते भी और पत्रकार होने के नाते भी। और जब शिक्षक के गुण बताते हैं ना, तो उसमें धैर्यशील एक गुण होता है जो शिक्षक के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि उसे बच्चों के बीच रहना है। आप सोच के देखिए, घर में एक दो बच्चों के होने पर भी कभी कभी माता पिता थोड़ा आवेश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। माएँ तो अक्सर कहती मिल जाती हैं कि तुम टिक के नहीं बैठ सकते, तुम सुधर नहीं सकते, तुम ऐसे करते हो। तुम सोच के देखिए, एक शिक्षक कितने कितने बच्चों को अपने समक्ष पूरे दिन रखता है, उनसे बात करता है, उन्हें पढ़ाता है, उन्हें ज्ञान देता है।
और ऐसे में नितांत आवश्यक है उसके भीतर धैर्य का होना। और ये सिर्फ शिक्षक होने के नाते ही नहीं, बल्कि आपको पत्रकार होने के नाते भी सीखना चाहिए कि किस प्रकार से डिबेट करवाई जाए, किस प्रकार से डिबेट करवाते समय भी धैर्य को अपने भीतर धारण करना है, किस प्रकार से कोई भी सूचना, कोई भी समाचार आने पर कैसे उसको प्रेजेंट करना है, कैसे स्वयं का धैर्य दिखाना है। उत्सुकता नहीं, उतावलापन नहीं, आवेश नहीं, धैर्य। फिर आपको शिक्षक होने के नाते एक और चीज सीखने को मिलेगी कि कोई भी बात करते समय कैसे संयमित वाणी का प्रयोग करना है। आप किसके समक्ष बैठे हो, किस मुद्दे पर बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, विषय की गंभीरता क्या है और किस प्रकार आप उसको परिवर्तित करते हुए एक सांचे में ढाल सकते हो, ऐसे सांचे में जो समाज के लिए उपयोगी हो, जो यूथ के लिए उपयोगी हो। बहुत जरूरी है आपको ये संयमित वाणी सीखने की। संयमित के साथ साथ वाणी में यति, गति, लय इत्यादि किस प्रकार से प्रयोग करनी है, ये भी जरूरी है। अब आप ये मत कहिएगा कि ये यति, गति, विराम ये सब क्या है। मैडम नहीं जानती हो तो मुझसे संपर्क करिएगा, मैं आपको ऑनलाइन क्लास में समझा दूंगी और मैं गारंटी देती हूँ कि मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूंगी और बहुत अच्छे से सिखा दूंगी आपको। आइएगा मेरी क्लास में, ठीक है। तो आपको ये समझने की जरूरत है मैम। और बहुत सारी ऐसी योग्यताएं शिक्षक की जो आपके लिए भी जरूरी हैं, क्योंकि आप शिक्षिका भी हैं, मास कम्युनिकेशन के बच्चों को पढ़ाती हैं, जर्नलिज्म के बच्चों को पढ़ाती हैं। चाहे आप साल में 1 ही पीरियड लेती हो, मुझे नहीं पता आप कितने लेती हैं, वो सब बच्चे खुद बता देंगे। चाहे आप 1 भी कक्षा लेती हैं, तब भी आपको ये सब समझने की जरूरत है कि शिक्षिका होने के नाते और साथ साथ बहुत से ऐसे गुण जो पत्रकार होने के नाते भी आपके अंदर होने चाहिए। तो इसके लिए आप मेरी वीडियोस देखिएगा, मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। कुछ सीखना समझना हो, आपसे 1 रुपया नहीं लूंगी। और आपको पता है शिक्षक होने के नाते सबसे बड़ा गुण जो हम कहते हैं अभ्यर्थियों को अपने भीतर रखने के लिए, वो ये कि पहले तो अपनी कक्षा कक्ष को ऐसा रखें कि बच्चे प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हों। तो आपको अपने डिबेट में ऐसा रखना चाहिए है। वो सब चीजें छोड़िए, अब मैं आती हूँ कि गुण क्या होना चाहिए। बच्चे स्वतंत्र हो प्रश्न पूछने के लिए। गुण शिक्षक में ये होना चाहिए कि यदि उसी समय प्रश्न का उत्तर आता है तो जरूर दें, और नहीं आता तो कह दें कि देख कर दे दूंगा। और फिर भी गलती से यदि गलत उत्तर दे दिया है, मान लीजिए कि किसी बच्चे ने प्रश्न किया, उत्तर दे दिया तुरंत ही, बाद में कालांश के पश्चात या 1-2 दिन में या घर जाने के बाद समझ में आया, वो याद आया, क्लिक किया कि अरे ये तो उत्तर गलत दे दिया, तो आगामी कक्षा में स्वीकार कर लें अपनी गलती को, सॉरी फील करें और सही उत्तर बच्चों को बता दें। ये जो सॉरी फील मैंने बोला ना, ये गुण एक शिक्षक को ऊंचा बनाता है। तो मैम आपको जब पता लग गया था, भले ही आपने स्क्रिप्ट पढ़ के अपनी सारी वो बात कही हो, मैं नहीं जानती वो स्क्रिप्ट पढ़ी या फ्लो में आपके मुंह से निकल गया, पर जो भी हुआ, चाहे आपने स्क्रिप्ट पढ़ी और चाहे आपके मुंह से फ्लो में निकला, दोनों ही स्वरूपों में वो गलती तो थी। तो आप चाहती तो सॉरी फील करके और उस बात को वहीं खत्म कर सकती थी, लेकिन आपने उसकी बजाय किया क्या, एक और वीडियो बनाई और तथ्य दिखाए और आप उसको पूरा खंगालने पे उतर आई कि नहीं मैंने जो कहा वो बहुत सही कहा। मैडम अब मैं आती हूँ कि आप सिर्फ एक शब्द का प्रयोग कर लेती ना, कुछ आपने सिंपली बोल दिया कि YouTube वाले स्टार टीचर्स, आप यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग कर लेती, जिस विशेषण शब्द का जिक्र मैंने बहुत शुरू में किया था कि YouTube वाले कुछ स्टार टीचर्स, ये कुछ शब्द यदि आप लगा लेती तो ये कंट्रोवर्सी इतनी होती ही नहीं, क्योंकि कुछ में केवल वही, क्योंकि एक चीज तो हम मानते हैं कि पूर्ण रूप से सही कोई भी नहीं होता, कुछ गलतियां, कुछ सही चीजें सब में हैं, मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, सब में हैं। तो किसी का कुछ गलत हो सकता है, मेरा कुछ गलत हो सकता है, किसी और का कुछ गलत हो सकता है। ऐसे में कुछ YouTube टीचर्स ये आप कहती तो बात उठती ही नहीं, लेकिन आपने सिंपली कह दिया YouTube टीचर्स, तो उसमें तो फिर आपने पूरे जाति वर्ग को समेट लिया मैम। ये जो आपके ऊपर इतना कह लो कि आलोचना, हम तो अपने शब्दों में इसे आलोचना ही कहते हैं, तो ये जो आलोचनाएं आपकी हुई हैं ये न होती। हालांकि और बहुत मुद्दे हैं आपकी आलोचना करने के लिए, आज तक मैंने तो कभी नहीं बोला था, और बहुत से शिक्षकों ने आप पर कभी कुछ नहीं बोला था,
क्योंकि आप राजनीति को लेकर के जो भी करती हो, आप पत्रकारिता को लेकर जो भी करती हो, आप मुद्दे किसी भी तरह से रखती हो, उनसे हम शिक्षकों को लेना देना नहीं था। हालांकि हम समाज का अभिन्न अंग हैं, हम भारत के नागरिक हैं और ऐसे नागरिक जो चाणक्य के अनुसार प्रलय और निर्माण की संभावना को लिए हैं। तब भी हमने केवल अपने बच्चों को ही सिखाया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। हमने आप तक कोई बात नहीं आने दी। लेकिन अब आपने सीधे सीधे हमें ही निमंत्रण दे दिया और फिर हम ठहरे कृष्ण प्रेमी। कृष्ण भी समझा गए हैं कि कब तक चुप रहोगे। अर्जुन को कर्म सिखाने के लिए उन्होंने पूरी श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक कह डाले। तो फिर हम अपना कर्म कैसे भूल सकते हैं। महान शिक्षक कृष्ण के इस भारतवर्ष में रहते हैं, हम भी शिक्षक की भूमिका अदा करते हैं, तो कैसे अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते। इसलिए कहना जरूरी हो गया। लेकिन हाँ, जाते जाते दो तीन बातें कहूंगी जो मुझे चिंताजनक लगी। एक, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, कि आप जैसे कुछ पत्रकारों की पत्रकारिता को देख करके और फिर ये पता लगने पर कि आप लोग उन्हें शिक्षित करने का काम भी करते हैं, जो भावी पत्रकार हैं, जो भविष्य में हमारे समक्ष आपके स्थान पर बैठे होंगे। तो चिंता है कि वो किस प्रकार के पत्रकार बनेंगे, किस प्रकार के मुद्दे हमारे समक्ष रखेंगे, भारत को किस दिशा में लेकर जाएंगे। चिंता है। दूसरी चिंता, जो आज की डिबेट्स आपने प्रारूप कर दिया है, बहुत मन दुखता है। डिबेट जिसे हेल्दी डिस्कशन कहा जाता था, जहां वाद और विवाद दोनों पर, पक्ष और विपक्ष दोनों पर बात होती और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता था, आज जो आप जैसे कुछ पत्रकार डिबेट के रूप को लेकर आ रहे हैं, ना तो पक्ष समझ में आता है, ना विपक्ष समझ में आता है, और कंक्लूजन तो रहने ही दीजिए मैम, क्या ही बोलूं मैं उस पर। चिंताएं हैं ये मेरी। तो बहरहाल, जाते जाते अंत में मैम आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि यदि हिंदी संबंधी कुछ व्याकरण के शब्द सीखने समझने हो, जिनका प्रयोग आप करके बच सकती हैं कंट्रोवर्सी से, कि विशेषण शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है, किन शब्दों को कहाँ लगाना है, यदि टेलीप्रॉम्प्टर देख के भी पढ़ना है तो वहां अक्ल कैसे लगानी है, कैसे ये सब चीजें कर सकती हैं आप, यदि ये समझना हो। और इसके साथ साथ यदि आपको ये समझना हो कि अच्छा शिक्षक कैसे बना चाहता है, उसके क्या गुण होने चाहिए, उसके गुणों को पत्रकारिता में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे अपने शिक्षण को बेहतर किया जाए, कैसे अपनी वाणी को संयमित किया जाए, कैसे धैर्य रखा जाए और कैसे हेल्दी डिस्कशन की डिबेट्स करवाई जाए, ये सब यदि सीखना हो तो स्वागत है मैम आपका। और फिर से कहूंगी, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली फॉर यू। स्वागत। जय हिंद, जय भारत।